अच्छी बात यह है कि नीतीश तिवारी रामायण नहीं है, नमित मल्होत्रा रामायण है। एडिटेबल मुझे नहीं पता कि ये कैसे पास कैसे हो गया। इस सीरीज में बस मुझे एक चीज़ ख़राब लगती है, ये ऐसा लग रहा है सरकार ने काम करवाया है। वो कुछ वैसा लेके आते तो भी मज़ेदार था, क्योंकि वो बहुत हुआ नहीं है सिनेमा में। स्वर्ण मृग तो नहीं लग रहा है। रावण राजा दशरथ से भी ये जो इन्होंने सेट डिज़ाइन में डिटेल नहीं की है, आप देखिए इसमें कितनी डिटेल मारी है इन्होंने। लेकिन सोमाली जो था वो अभी भी वो हमजा था, तो उसके दिमाग में बदले की भावना थी। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं जिस पर बवाल हो सकता है, वो ये है कि आपने पहले जो दो स्लेट्स देखी, प्राइम फोकस स्टूडियोज एंड मास्टरमाइंड, शायद आपको पता हो, नहीं पता तो फटाफट मैं बता देता हूँ। नमित मल्होत्रा जी उस प्राइम फोकस स्टूडियोज के मालिक हैं, ठीक। डीनेक के मालिक वो शुरू में नहीं थे। डीनेक जिसकी बार बार बात होती है, ऑब्वियसली राइट नाउ ही इज़ ऑनर ऑफ दैट, बट वो शुरू में नहीं थे। वो लंदन में इस्टेब्लिश, जब मेरा बर्थ मतलब जिस साल में पैदा हुआ था तब वो कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1998 में, और फिर 2014 के आसपास उसका मर्जर हुआ है इसमें प्राइम फोकस स्टूडियोज में, और वो प्राइम फोकस स्टूडियो के अंडर एक सब्सिडरी कंपनी के तौर पे वीएफएक्स की सर्विसेज देती है। और प्राइम फोकस स्टूडियोज ऑब्वियसली वो शुरू से नमित मल्होत्रा जी की थी, जो अपने आप में वीएफएक्स सर्विसेज देती थी, और अभी तो एंड टू एंड फिल्म मेकिंग की सर्विसेज देती है, लाइक फ्रॉम प्रोडक्शन टू एवरीथिंग, डिस्ट्रीब्यूशन तक। ये यश की कंपनी है, यश ऑन दिस। 2 फिल्में अभी इसकी प्रोडक्शन में है। प्रोडक्शन क्या, एक तो तैयार हो चुकी है टॉक्सिक, जो रिलीज हो जाएगी, दूसरी रामायणा है, और दोनों में ही ऑब्वियसली को प्रोडक्शन के तौर पे है। इसमें वो प्राइम फोकस के साथ को प्रोड्यूसर हैं पहले बार, और जो दूसरी है टॉक्सिक उसमें केबीएन प्रोडक्शन के साथ। ये हो सकता है फिल्म का ओपनिंग हो। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब आप रामायण के बारे में या रामचरितमानस के बारे में देखते हैं, तो जब आप बालकांड से शुरू करते हैं, अगर आप अयोध्या से शुरू करेंगे तो इसको बहुत वैसे देखिएगा, मतलब प्लीज़ डोंट टेक एन ऑफेंस। मैं बस एक फिल्म मेकर के तरफ से बोल रहा हूँ कि जब हमें फिल्म दिखानी होती है तो आज के टाइम में तो वो भी चलता है ना कि पहले हुक करो, है ना। तो शुरू के आधे घंटे में आपको हुक कर लेना होता है। अगर आधे घंटे तक आपने कुछ नहीं दिया कैची सा, कुछ एनरेजिंग सा, या कुछ ऐसा डोपामिन को हिट करने वाला, तो ऑडियंस ना थोड़ा लूज होने लगती है। अगर आप ये पैटर्न बहुत सारी फिल्मों नोटिस करेंगे, धुरंधर के पार्ट 2 में यही था। वो पहला फोटो वाला सीन और उसके तुरंत बाद खट 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 वो आपको दे दिया जाता है पीक, है ना। हालांकि उसका ऑर्डर दूसरा हो सकता था कि पहले फोटो हुई, फिर वो जो जिसका खेत था उसने आके अटैक किया होता, और फिर उसको पता चलता कि अच्छा ऐसा हुआ है मेरे घर वालों के साथ, एंड देन दैट अटैक सीन वो आया होता। तो अगर आप अयोध्या को बड़ा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे तो वो शायद यहाँ से शुरू हो कि भाई राजा दशरथ बहुत परेशान है, बिकॉज उनको संतान नहीं हो रही है। वो ऋषि के पास जाते हैं, फिर वहाँ से जो भी वो लेके आते हैं, फिर चारों भाई पैदा होते हैं, और फिर वो बालकांड शुरू होता है, तो उनकी लीला शुरू होती है, मतलब बचपन की जो चीज़ें हैं। फिर विश्वामित्र आते हैं, और फिर वो भगवान राम को लेके जाते हैं। तो शायद आधे घंटे में ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा स्लो पेस हो सकता है, ठीक। हालांकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि हाउ समथिंग इज प्रेजेंटेड। मुगल आजम आप देखो, मुगल आजम शुरू ही ऐसे होती है कि जो अकबर है तो ही इज़ वेरी टेंस कि भाई औलाद नहीं हो रही है, तो फिर वो बकायदा शॉट है इसमें, पैदल पृथ्वीराज कपूर साहब चल के जाते हैं अपनी सेना के साथ, तो वो शॉट है। फिर वो जाते हैं जो पीर होते हैं उनके पास, और वहाँ से वो कुछ लेके आते हैं, फिर सलीम पैदा होते हैं। तो वो फिल्म वहीं से शुरू होती है। राज भी अगर आप उसको देखोगे तो उस ग्रैंड्योर के चलते आप भूल जाते हो कि अच्छा ठीक है, बट मुझे लग रहा है तो आप रामायण को फिर 2-3 तरीकों से शुरू कर सकते हो। पहला, अगर आपको अयोध्या से शुरू करना है, तो जब राजा दशरथ की जो लड़ाई हुई थी, जिसमें कैकेयी ने माता कैकेयी ने जो रथ का पहिया था उसमें जब उंगली डाल के उसको ये पूरे युद्ध में संभाले रखा था, आप वहाँ से कर सकते हो कि अच्छा ठीक है, आपने एक लड़ाई देखी, उसमें फिर माता कैकेयी का पूरा सेटअप हो गया कि ठीक है दिस इज गोइंग टू बी द, जहाँ कहते हैं कि ठीक है तुम कभी भी तो वरदान मांगना, वो मैं तुम्हें दूंगा, तुम जो भी मांगोगी। वहाँ से आपको सेटअप बना सकते हैं कि अच्छा ठीक है अब ये कब फटेगा बॉम्ब, ये 2 वरदान का बॉम्ब है। दूसरा आप शुरू कर सकते हैं रावण से, क्योंकि वैसे अगर अब मैं टेक्स्ट की बात आपको बताऊं तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि रावण राजा दशरथ से भी उम्र दराज थे, ठीक। इवन राजा दशरथ के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 15,000 सालों तक राज किया। रावण ने उससे भी ज़्यादा राज किया, ठीक। हजारों सालों तक तो उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। हुआ क्या था कि जब रावण ने हजारों साल तक तपस्या की, तो वाइल अभी जब तक राम भगवान दुनिया में नहीं आए हैं, जब तक उन्होंने अवतार नहीं लिया है, तब आप देख रहे हैं कि रावण ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। उसने बहुत घनघोर तपस्या की, और फिर जब उसको वरदान मिल गया कि ठीक है उसे कोई नहीं मार सकता सिवाय किसी नॉर्मल इंसान के, तो रावण फिर निकल पड़ता है सबको मारने पीटने। तो पहले वो आई थिंक कुबेर को मारते हैं, मारते मतलब जान से नहीं, हरा देते हैं, और लंका और पुष्पक विमान ले लेते हैं। जो आप सीन देखोगे सबसे लास्ट में भी हम गो थ्रू करेंगे, तो जो सबसे लास्ट में आप सीन देखते हो ना रावण की एंट्री का सीन, वो बेसिकली मुझे लग रहा है कि वो कुबेर का ही है, वो लंका का ही, क्योंकि आप उसमें थोड़े बहुत टूटे हुए जगह देखोगे,
और पुष्पक विमान सामने खड़ा है, तो बेसिकली सब कुछ हरा भरा के तोड़ फोड़ करके फिर वो पुष्पक विमान में चढ़ते हैं और पुष्पक विमान को कब्जा कर लेते हैं। ये सीन तो आई थिंक कुबेर के बाद फिर वो जाते हैं इंद्रलोक पे अटैक कर लेते हैं। तो अगर आप इस सीन को, मुझे इंद्रलोक लग रहा है, क्यों? क्योंकि टेक्स्ट ये बताता है कि इंद्रलोक जो है वो मेरू पर्वत या सुमेरु पर्वत दोनों सेम है। बेसिकली सु इज बेसिकली प्रीफिक्स है जो लग गया है उसके सामने, बट सुमेरु पर्वत एग्जैक्टली आज के टाइम में कहीं है कोई नहीं जानता, ठीक। बट ये माना जाता है कि वो कैलासा के ही आसपास है, हिमालयन रेंज में, और वहाँ पे जो इंद्रलोक है जिसको आप कहते हैं, जिसकी राजधानी अमरावती कही जाती है, वो है। दिस आर द माउंटेन्स इन बैकग्राउंड, तो ये वहीं का है। और ये पीछे जो है वो देवता और दानव लड़ रहे हैं, बेसिकली रावण की सेना और देवताओं की सेना, यक्ष यक्षिणियाँ और वो सब। और ये कोई यक्षिणी लग रही है मुझे बालों से, और जो चीख आप सुनेंगे वो भी फीमेल वॉइस है। तो ये इंद्रलोक का सीन है, और मुझे लग रहा है कि शायद फिल्म यहाँ से स्टार्ट हो सकती है, टू स्टैब्लिश रावण्स ब्रूटैलिटी और द क्वेस्ट टू कंकर एवरीथिंग। सो वहाँ से, और अगर आप इस टीजर को भी देखेंगे तो यही है कि जब क्यास हो जाता है देन भगवान आते हैं टू प्रोटेक्ट अस। तो वैसा, तो मुझे लग रहा है कि इस तरह से आपको कहानी में लेके जाया जाएगा। दैट्स माई थॉट, मैं गलत भी हो सकता हूँ पूरी तरह, चूँकि आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। तो मैं अगर उसके कंपैरिजन में कहूँ तो गुड, मुझे स्केल नज़र आ रहा है, और ये बिल्कुल एआई से जनरेटेड नहीं है, बहुत सारा हार्डवर्क दे के चीज़ें इसमें डाली गई हैं, वो दिख रहा है। इट्स गुड। द ओनली थिंग इज़ वाई पीपल आर बैशिंग, या अगर वो उस सीन को बैश करेंगे तो इज़ द ओनली थिंग, क्योंकि कुछ नया नहीं लगता आपको, ठीक, वो एक दिक्कत है। नाउ दिस शॉट, एज अ फिल्म मेकर वी नो, हम जब रेफरेंसेस उठाते हैं ना, हम जब स्टोरी बोर्डिंग करते हैं, तो ये सब बहुत सेट टेम्पलेट है। एक तो लाइटिंग की अगर आपको स्टडी करनी है तो इट इज़ अ वेरी गुड सीन, कि जब भी फिल्म मेकिंग में हम लोगों को ऐसा एक कैरेक्टर को सिल्हूट में रखना होता है, या बहुत ऐसा कैनवस होता है, उसका बैकड्रॉप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उसको थोड़ा सा जगह देनी होती है, तो हम उसके पीछे ऐसा, जैसे आप इसमें देख पा रहे हो, वाइट वाइट थोड़ा डाल दिया है ताकि ये शेप हमें क्लियर हो जाए। एजेस पे आपको अंधेरा दिख रहा है, बेसिकली जिसको विनिएट बोलते हैं हम लोग। फोटो एडिटिंग में आपने बहुत बार यूज़ किया होगा, तो कि हर तरफ से आप सरपास कर दो, बट टू जस्ट शो द कैरेक्टर आप थोड़ा सा इसमें पीछे लाइट या कुछ ऐसा वाइट डाल दो। ये आपको उसमें भी मिलेगा, जब आरआर का बहुत पहले टीजर आया था ना, कैरेक्टर टीजर भीम वाला, जल जंगल जमीन, तो देयर इज अ सीन जिसमें झंडा ऐसे लेता है, देयर ऐसा प्योर वाइट शॉट है, और वो झंडा उठाते हैं और ऐसा सारा बादल बादल हो रखा होता है, लेकिन ठीक भीम के पीछे, वो बहुत इतना छोटा सा दिखता है फ्रेम में, लेकिन उनके ठीक पीछे थोड़ा सा वाइट इशू है। मैं ट्राई करूंगा, मुझे मिलेगा तो मैं लगा दूंगा, बट क्रिएटिविटी मिसिंग है, बहुत ज़्यादा मिसिंग है क्रिएटिविटी। क्यों? मैं क्रिएटिविटी का 2 एग्जांपल देता हूँ आपको। आप आरआर का वो सीन विजिट करिए जहाँ रामचरण की एंट्री होती है। नाउ दैट हैज़ अ रियलिज्म इनटू इट, उसमें एलिमेंट्स है जिनके थ्रू वो इमेजरी क्रिएट की जा रही है, कि रामचरण जंगल में है, जो अंग्रेज अफसर होता है वो सबसे कहते हैं सर्च लाइट्स ऑन करो, ढूंढो उसको, तो सर्च लाइट ऑन होती है, और सर्च लाइट के थ्रू जब वो सर्च लाइट, एक अंग्रेज बंदा, कई सारी लाइट ऑन होती है लाइन से, फिर एक जगह एक सर्च लाइट ऑन होती है, उसको घुमाया जाता है, और घुमाने के साथ वो जो सर्च लाइट है वो बैकलाइट का काम करती है फॉर रामचरण। वैसे घुमाया जाता है, फिर आप उस लाइट को देखो कभी मूव होते हुए रामचरण के पीछे, और वो ऐसे इमेजरी क्रिएट करती है जब वो सर्च लाइट घूमती है, तो रियल इवेंट के थ्रू वो इमेजरी क्रिएट की गई है। या मैं आपको बताऊं एक सीन, जैसे हनुमंता या कौन सा फिल्म था, जो प्रशांत करके एक एक्टर है, उनकी जो फिल्म थी सुपर हीरो वाली, उसमें एक सीन आता है फाइटिंग के दौरान कि वो एक वुडन ब्लॉक होता है पीछे, और वो खड़े होते हैं, सामने से कोई बंदा गोली मारता है, और वो गोलियों के थ्रू जो शेप होता है वो भगवान राम का शेप बन जाता है, और उसके पीछे से लाइट छन के आती है उन गोलियों से, तो पूरा शेप आपको भगवान राम का नजर आता है, एंड उसके सामने वो जो एक्टर है वो खड़े होते हैं। क्रिएटिविटी के लेवल पर अगर आप उसको देखें तो बहुत कमाल, और मैं कुछ वैसा एक्सपेक्ट कर रहा था। 3-4 पॉइंटर्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो लोग कह रहे हैं कि एआई है, मुझे नहीं लगता एआई है। मैंने बहुत ज़्यादा बार बार इसको देखा और बहुत सारी मूवमेंट्स पे नज़र डाली मैंने, मुझे एआई तो नहीं लगा, सिवाय एक फ्लॉ के, उस पर भी मैं बात करूँगा। सो पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं। मेरा पॉइंट यही था कि मुझे नहीं लगता कि ये एआई है, इट इज़ लाइक शूट किया गया सीन है, वेल फ्रेम्ड है, बहुत अच्छा फ्रेम्ड है। दूसरा पॉइंट, कॉस्ट्यूम्स पे बहुत अच्छा काम किया गया है, मतलब इस पूरी टीजर में ही मुझे लगा कि कॉस्ट्यूम एंड आर्ट वालों ने जो कॉस्ट्यूम्स हैं जो इन्होंने पहना है, औजार और जो औजार वगैरह हैं, धनुष वगैरह, उन सब पे डिटेल वर्क किया गया है, वो बहुत कमाल है। इवन रावण वाले सीन में तो बहुत कमाल लगता है, जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग है वो बहुत कमाल है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये था
कि ये सीन कब का है। मुझे लगता है सीन स्वयंवर के बाद का है, जब भगवान राम माता सीता के साथ और बाकी भी जो चारों भाई हैं वो अपनी अपनी पत्नियों के साथ अयोध्या में आते हैं। तो ये उस वक्त का सीन है, क्योंकि अगर आप उस बच्चे को देखेंगे तो वो प्रणाम करता है। वो किसको प्रणाम करो, जाहिर सी बात है पीछे कोई है, ही इज़ नॉट डूइंग दैट इन टू द वॉइड। तो वो नतमस्तक हो रहा है क्योंकि पीछे भी कोई है। नाउ कमिंग टू द प्रॉब्लम्स, आप एक बार इस सीन को ध्यान से देखिए। 2 शॉट लगे हैं इसमें। पहला लगा है वाइड, नॉट प्रॉपर वाइड, एक फुल शॉट जिसको हम बोलेंगे हेड टू टो, देन द मिड शॉट। अब इसमें आप देखो रेपिटेशन है। इस बच्चे को ध्यान से देखिए, इसके पीछे इस पगड़ी वाले बंदे को देखिए, फिर इस गुलाबी पगड़ी वाले को। देन आप ये देखिए इन साड़ी वाली मैम को, इनके पीछे थोड़ा सा फेडेड भगवा कलर की पगड़ी है और ये रेड दुशाला है और थोड़ा सा इनका पेट निकला हुआ है। ठीक, अब इस वाइट शॉट को ध्यान से देखिए। सेम बच्चा, ये पगड़ी वाला बंदा और ये गुलाबी पगड़ी वाला। तो दिस लेडी एंड देन ये भाई साहब जिन जो सर हैं, जिनका थोड़ा सा पेट निकला था, जिन्होंने लाल लाल कलर की दुशाला पहन रखी है। और शूट में ऑब्वियसली एक पूरा शॉट लिया गया होगा, एडिट टेबल पे रिपीट शॉट रखे गए हैं एंड दैट इज़ द फक अप। एडिट टेबल पे मुझे नहीं पता कि ये कैसे पास कैसे हो गया। दूसरा ये भी कि एक्शन आपके एक्टर्स अलग अलग कर रहे हैं। मतलब बेसिकली क्या होता है, क्राउड को जब आप डायरेक्ट करते हो तो बेसिकली आप उनको एक इंस्ट्रक्शन दे देते हो। बच्चा एक सीन में फूल फेंक रहा है, दूसरे सीन में नतमस्तक हो रहा है, वाइल सेम वॉकिंग है। एक होता है ना कि आप भाई भगवान राम क्रॉस कर जाते हैं तब वो किसी और को नतमस्तक करता है, लेकिन अभी भी फ्रेम में, दोनों फ्रेम में आप देखो तो भगवान राम ही दिख रहे हैं आपको। और देखिए अभी वो उस बच्चे के पास तक पहुंचे नहीं हैं, अभी पहुंचे हैं। कट टू, अगर वहां तक पहुंच गए थे तो शॉट लगना चाहिए था, वो बच्चे को क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन आप देखिए अभी भी वो बच्चे की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब बच्चा प्रणाम कर नहीं कर रहा है जब वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, अभी बच्चा फूल फेंक रहा है। सो हु डायरेक्टेड इट, आई डोंट नो। ये गड़बड़ है, आपने क्राउड को ढंग से डायरेक्ट नहीं किया, देन आपने एडिट टेबल पे उस सीन को नहीं देखा। अगर ये आप फाइनल फिल्म मूवी में डालो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ठीक कर दो इसको, क्योंकि बड़ी स्क्रीन पे और पता चलेगा, या बाद में जब फिल्म बन जाती है तो लोग फिर बहुत बैश करेंगे इसको। तो प्लीज़। और एक और भी इसमें मेजर फोकअप है जो थोड़ा सा फिर ये डर बताता है कि यार एआई तो नहीं, वो ये है कि अगर आप इस बंदे की पगड़ी को देखेंगे, ये जहाँ मेरा कर्सर है, इसको, ये आपको थोड़ा मजेंटा दिखेगा अभी, ठीक है, यहाँ मजेंटा, यहाँ थोड़ा सा टर्क्वाइश है, ठीक, बैंगनी वाली, और यहाँ ये चेंज हो गया। नाउ दिस शॉट, जब ये शॉट मैंने पहली बार देखा था तो आई वॉज ऐसा गूजबम्स वाला होता है ना कि ओह समथिंग क्रिएटिव कमिंग अप। फ्रेम वाइज आप देखोगे तो काफ़ी सारी डिटेलिंग है। एक तो बहुत जगह उनको सूर्य भगवान फ्रेम में है बिकॉज वो सूर्यवंशी थे, तो वो एलिमेंट अच्छा है, इन्होंने बहुत जगह पे डाला हुआ है। वो पूरी फिल्म में आपको थ्रू आउट दिखेगा। इसी में ही आपको, फिल्म कह रहा हूँ सॉरी, आप टीजर में ही देखोगे तो बहुत जगह आपको दिखेगा। इवन जो भी पीछे हमने वॉकिंग शॉट देखा तो ऑब्वियसली लिट था, सूरज, पूरा आसमान फ्लैट था, यहाँ भी सूरज है। देन जब वो एक झरने के पास होते हैं तो भी सूरज की रोशनी आ रही होती है। जब वो राजा दशरथ का एक सीन आता है, वो मुकुट पहना रहे होते हैं तो पूरे उस सभा में ही लाइट आ रही होती है और सिर्फ सनलाइट है उस वक्त। तो वो एक अच्छा एलिमेंट है। बट टॉकिंग अबाउट दिस सीन, आप देखिए ये जो एक्शन वाइज कोरियोग्राफी है वो बहुत कमाल है कि वो एथलेटिक मूवमेंट आपको दिखती है, कि योद्धा वाला मूवमेंट आपको दिखता है, आपको लगता है कि हाँ एक पॉस्चर क्रिएट किया गया है। बट कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, हालांकि ये नेट पिक कर रहा हूँ मैं, वो है कि पूरा उल्टा हो गए हैं। बट आप इस तरकश को देखिए, इस धनुष को देखिए, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होती है। बट ठीक है, ये बहुत छोटी चीज़ है, ये आप बहुत रजिस्टर नहीं करोगे एज एन ऑडियंस, तो ये तो उतना वो नहीं होना चाहिए। बस मैं दिखा रहा था कि अच्छा मैं नेट पिक कर सकता हूँ। जो मुझे ख़राब लगा वो यही था, द स्लो मोशन बिटवीन द दानवा एंड द गॉड इज़ डिफरेंट। बेसिकली होता क्या है, स्लो मोशन करने के लिए आपको हाई फ्रेम रेट पे चीज़ें शूट करनी होती हैं। आप कभी अपने फ़ोन में स्लो मोशन शूट करिएगा और उसके डिटेल में देखिएगा तो डिटेल में आपको फ्रेम रेट बताएगा। वो फ्रेम रेट आपका 60 हो सकता है, वो फ्रेम रेट 120 हो सकता है, वो फ्रेम रेट आपका 240 हो सकता है, मोस्टली 120 से ऊपर ही होता है। ठीक, तो ऐसे जब हमें सिनेमा में शूट करना होता है तो हम 240, कई दफ़ा 2000 तक चले जाते हैं। अभी भी जो जिस कैमरे पे हो रहा है उसमें आई थिंक 2000 फ्रेम तक शूट होता है। ठीक, तो और जब आप इतने फ्रेम शूट करते हो अल्टीमेटली आप उसको लाते 24 पे ही हो। सिनेमा में जो 23.99 या 24 फ्रेम्स कह लीजिए उस पर आपको लाना होता है। तो आप समझिए कि एक ऐसा 10 फ्रेम को जब आप एक फ्रेम में कन्वर्ट करते हो तो पूरा स्ट्रेच है, अब वो सिंगल चल रहा है। ठीक, उतनी देर तक वो एक फ्रेम जो आपने अभी देखा है वो 10 फ्रेम है, तो हर चीज़ एकदम स्लो हो जाती है क्योंकि आपको 10 बार दिख रही है वही एक चीज़, एक फ़ोटो 10 बार दिख रही है तो आपको स्लो लगती है फिर वो। ठीक, पता नहीं आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। बेसिकली स्लो मोशन का गेम ही होता है, आप हाई फ्रेम रेट पे शूट करते हैं, फिर आप 24 पे उतार देते हैं उसको, यानी फ्रेम रेट कन्वर्ट कर देते हैं और स्लो मोशन हो जाता है। कुल जमा भगवान राम का जब आप स्लो मोशन देखेंगे और जो दानव है उसका जब आप स्लो मोशन देखेंगे तो डिफरेंट है।
ये मुझे स्पेशली लगा जब उसने पेड़ पे हाथ रखा। हाथ उसका बड़ा झटके से आता है, वाइल भगवान आपकी मूवमेंट सेम हो रही है वो। उसके बाद तो कंधे की मूवमेंट वो सब तो ठीक है, बट वहाँ थोड़ा सा लगा। उसके बाद आते हैं इस पर कि ये दाना हो कौन सकता है। ये टेक्स्ट वाली बात है, टेक्निकल या फिल्म वाली बात नहीं है। वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है चूँकि वो वनवासी भेष में है, तो ये जब वो वनवास गए थे तब की लड़ाई हो सकती है। और वनवास में कुछ दानवों से वो लड़े थे, जिसमें सबसे पहले विराद शायद नाम था, विराद, उनसे लड़ाई हुई थी। मैं इज्जत क्यों दे रहा हूँ उस आदमी को, आदमी भी आदमी भी तो नहीं था वो। हाँ, जो दानव था, जो राक्षस था, द डीमन, विराट, उससे लड़ाई हुई थी। सबसे आखिर में शायद कदम्बा ऐसा करके कोई तो था, उससे लड़ाई हुई थी। बट टेक्स्ट के हिसाब से जब आप जाएंगे वाल्मीकि रामायण के हिसाब से, तो उसमें महर्षि वाल्मीकि ने कदम्बा को बताया है कि आइदर ही वॉज हेडलेस और उसका हेड बहुत शिफ्टेड था कंधे के आसपास कहीं। ये वैसा नहीं है, हो सकता है विराट ही हो पहला वाला। उसके बाद खरदूषण, उनके कुछ राक्षसों को मारा था उन्होंने। अगर आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में ऑक्स को देखा हुआ है तो बिल्कुल वैसा ही लगता है कि ऑर्क जैसा कुछ है ये। ठीक, तो कुछ नयापन नहीं है। एंड व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इस पूरे ही उसमें मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी का बहुत लैग है। आप इमेजरी बनाते हो ना कि अच्छा ये चीज़ ऐसी लगेगी, ये चीज़ ऐसी लगेगी, ये चीज़ ऐसी लगेगी, एज अ डायरेक्टर और एज अ फिल्म मेकर, वो बहुत लैग कर रहा है, बहुत ज़्यादा। डिपार्टमेंट्स ने जो संभाल लिया। मुझे लग रहा है कि या डायरेक्टर विजन में प्रॉब्लम है, या अगर नमित मल्होत्रा बहुत ज़्यादा डिक्टेट कर रहे थे तो उनके विजन में प्रॉब्लम है। हो सकता है स्क्रीन पे वर्क कर जाए, कई दफ़ा वर्क कर जाता है, क्योंकि अभी आपको बहुत स्निपेट्स में दिखाया है। स्क्रीन पे उसकी एक एंट्री होगी उस दानव की, फिर एक लड़ाई होगी, फिर उसका समापन होगा। तो उसके एक्शंस के थ्रू हो सकता है आपको बिलीवेबल लगने लगे, होता है ये। लेकिन वही कि नयापन आपको नहीं मिलेगा, कुछ आपके दिमाग में रह नहीं जाएगा। इमेजरी जैसे जब लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में पहली बार ऑक्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो वो रह गए सबके दिमाग में, कि इमेजरी बैठ जाती है आपके दिमाग में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे राक्षसों के बारे में जो एक हमारा जो नॉस्टैल्जिया है वो ये है कि उनकी सींग होती होगी, वो कुछ वैसा लेके आते तो भी मज़ेदार था, क्योंकि वो बहुत हुआ नहीं है सिनेमा में। और एक तरह से हमारे लिए नॉस्टैल्जिया जैसा होता है। द ओनली थिंग्स की पोर्ट्रेट वेल, उसको डिज़ाइन अच्छे से करते तो। फ्रेम वाइज बहुत अच्छा है, वो संजय लीला बंसाली वाला फ्रेम लगता है, लाइक सेंटर कंपोज, वैसा सिमेट्रिकल तो है गुड। इसमें भी आप देखो तो सूरज के अगेंस्ट है, और सूरज पीछे से वो लिट कर रहा है, लाइक वो अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, वैसा है शॉट। द ओनली प्रॉब्लम विद दिस इज कॉस्ट्यूम, आप देखोगे बहुत डिटेल्ड है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वर्क है कॉस्ट्यूम में। यस, और ये ऑब्वियसली मुझे लगता है स्वयंवर का ही है। द प्रॉब्लम जो मुझे लगती है वो है सेट डिज़ाइनिंग। मतलब बहुत वाहियात सेट डिज़ाइनिंग है, बहुत वाहियात, 0% क्रिएटिविटी है ये। और मुझे लगता है कि ये सेट बनाया गया होगा, लेकिन जब मैं लाइट पे देखता हूँ पीछे मुझे लगता है स्टूडियो लेटअप है। बट फिर मुझे लगता है कि चूंकि स्वयंवर का सीन है, और स्वयंवर का सीन ऐसा छोटा मोटा सीन नहीं था, स्वयंवर का सीन बहुत बड़ा सीन था रामायण में, कि बहुत सारे राजा आए हुए हैं और भरी सभा में एक चीज़ होती है, धनुष को तोड़ा जाता है, विवाह होता है। तो सेट तो जरूर लगाया होगा इन्होंने, है ना। तो लेकिन अगर ये सेट लगाया है, या बाद में भी उन्होंने डिज़ाइन किया, किसी ने तो सेट डिज़ाइन किया होगा कि चलो वीएफएक्स में भी डालना तो ऐसा सेट बना दो, बट बहुत ख़राब किया सर आपने, बहुत ज़्यादा ख़राब। और ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि जो लोग इन्वॉल्व हैं सेट डिज़ाइनिंग एंड प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग में, वो कमाल के लोग हैं। एक बंदा है हॉलीवुड से जिसने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पे खुद काम कर रखा है, ठीक, उस लेवल का आदमी आपके सेट, आपका प्रोडक्शन डिज़ाइनर है, और उसने ये सेट बनाया है आपके लिए। और हमारे यहाँ से नेशनल अवार्ड विनर डुओ हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, एक अमित रे हैं, दूसरे बंगाली हैं कोई, सर मैं नाम बोल रहा हूँ, और आपने ये सेट बनाया है, तो वॉज एक्सपेक्टिंग मोर। क्योंकि ये क्या है, ये हम लोग थिएटर करते हैं ना, तो थिएटर में ऐसे बना देते हैं बोर्ड से, थिएटर में इतना डिटेल कर देते हैं हम लोग, दो दो फ्लोर इतना ले जाते हैं हम लोग थिएटर में। और ये आपने ग्रैंड्योर बनाया है रामायण के लिए। मतलब ये किस एंगल से लग रहा है कि ये अगर ये स्वयंवर का सीन है, तो मुझे लग रहा है कि स्वयंवर का सीन है, क्योंकि ये सामने वो रखा हुआ जिस पर धनुष पड़ा हुआ था और ये भगवान राम उठाते हैं। तो मुझे जनक जी का महल तो नहीं लग रहा है ये। मतलब ठीक है, आज बिहार की जो हालत है सो है, बट उस टाइम पे नहीं था यार, उस टाइम पे मिथिला था कुछ, इतनी सिंपल दीवारें तो नहीं थी। फिर आता है दिस वन, वही सूरज वाला आपको दिखेगा, बहुत अच्छा काम किया गया है। द ओनली बैड थिंग ऑब्वियसली ये क्रोमा पे ही हुआ है, स्टूडियो लाइट आपको प्रॉपर पता चल रही है, नेचुरल लाइट नहीं है। क्यों नहीं है मुझे नहीं पता। अगर आप ओडिसी देखेंगे तो ओडिसी के बहुत सारे शॉर्ट जंगल में लिए गए हैं, और वो रियल लगते हैं आपको, बहुत कमाल। ओडिसी का मुझे सिनेमेटोग्राफी बहुत कमाल लगती है, इसकी बहुत ख़राब लगती है, मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ। आपको अच्छी लग रही होगी, लेकिन रियलिज्म से बहुत दूर हो जाती है फिल्म, बहुत ज़्यादा दूर हो जाती है। आई नो फैंटेसी फिल्म है, ओडिसी भी फैंटेसी फिल्म है। ओडिसी को अगर आप कंपेयर करोगे रामायण महाभारत से, उसमें भी भगवानों की कहानियाँ हैं, भगवानों से लड़ाई की कहानियाँ हैं कि 33 साल 35 साल 60 साल लड़ाई चली है, टू द ग्राउंड लगती है, वो आपको बिलीवेबल लगती है। बट इसमें बहुत हट जाता है। ये लोग पेंटिंग बनाने की कोशिश में थे, बट बहुत ज़्यादा ही रिलीजन से हट गए।
बट ठीक है। तो प्रॉब्लम विद दिस इज़ दैट दिस स्टूडियो लाइटिंग, जो सबसे ख़राब मुझे लगा वो है झरना। ये झरना कहीं रिएक्ट नहीं कर रहा। यहाँ पत्थर है, यहाँ पत्थर हैं, बीच में ऑब्वियसली थोड़ा पीछे होगी दीवार, बट साइड में तो पत्थर ऐसे है ना, अगर वहाँ पानी टकरा रहा है तो उसका सिमुलेशन है कहाँ? वाई इट इज़ नॉट रिएक्टिंग टू द इन्वायरमेंट सराउंडिंग इट? ऐसा लग रहा है कि बस भाप की तरह मतलब आप धूप बत्ती जला दी है आपने ऊपर बहुत सारी, और वो धुआं बस वो हो रहा है। क्यों? एक सीन आता है बाहुबली में झरने वाला, आप उसको एक बार जाके एक बार रिविजिट करिए और फिर इस पे आइए, आपको ये बहुत ख़राब लगेगा, सीन बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगा। अब आते हैं इस सीन पे। ये वो सीन था जहाँ मुझे लगा कि क्या सेट डिज़ाइनिंग की है आप लोगों ने। ऐसा नहीं कि इसमें डिटेल की कमी है, अगर आप इसमें पीछे देखेंगे तो दीवारों पे पेंटिंग है, यहाँ पेंटिंग है, यहाँ पेंटिंग है, यहाँ पेंटिंग है, यहाँ पेंटिंग है ना। ये ऐसा लग रहा है कि ठीक है, जो रघुकुल था उसके कई सारे इवेंट्स और उनकी पेंटिंग्स हैं जो पहले राजा महाराजा करते थे, है ना, अपने पूर्वजों की कुछ इवेंट्स की पेंटिंग कराते थे वो, या कुछ राजा अपने ही कई सारे, जैसे अब जब आप मुगल वो मिनिएचर पेंटिंग की तरफ मिनिएचर पेंटिंग वो थ्रू करते हैं तो उसमें होता है कि वो कहीं शिकार लड़ रहे हैं तो उसकी पेंटिंग है, दरबार में बैठे हैं तो उसकी पेंटिंग है, या अपनी किसी रानी के साथ है तो उसकी पेंटिंग बनी हुई है, मिनिएचर पेंटिंग जो मुगल टाइम में बनती थी। तो यहाँ वो है, बॉल्स में है, और बहुत सारे आपको हिस्टोरिकल जगह घूमते हैं महल वगैरह तो आपको इस तरह की पेंटिंग्स दिखती हैं, बट पेंटिंग उसका मेन पार्ट नहीं होती थी। उसका मेन पार्ट होता था जो नक्काशियाँ होती थी वो, और वो इसमें मुझे बिल्कुल लैक करता है। मैं यहाँ कुछ तस्वीरें लगा दूंगा क्योंकि आई लव हिस्ट्री, सो आई एम नॉट अ हिस्ट्री स्टूडेंट बट आई लव इट एज अ फिल्म मेकर, आई लव इट, क्योंकि मुझे दुनिया में जाना बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैं कोई किला घूमूँ या कोई खंडहर भी घूमता हूँ तो आई जस्ट लव दैट वर्ल्ड कि हाँ ठीक है, यहाँ कभी कोई रहा होगा इस ग्रैंडियर में। और तो मैं आपको अगर बताऊँ तो आप अगर जैसलमेर गए हों तो जैसलमेर में जैन मंदिर है एक, उस जैन मंदिर को आप देखिए, क्या नक्काशी है, मतलब कमाल। और मैं उस लेवल की डिटेलिंग इसमें इमेजिन कर रहा था। मैसूर पैलेस अगर आप गए हों तो देखिए उस जगह को, मैं कुछ तस्वीरें यहाँ लगा दूंगा। दैट हैज़ अ ग्रैंड्योर इन टू दैट, एंड द ब्यूटी, द कलर्स, द डिटेलिंग इन टू दैट। राजस्थान अगर हम आ जाएँ तो जो अपना सिटी पैलेस है या उमेद भवन पैलेस है, सो वो डिटेल्स, मैं नहीं कह रहा कि आप कांच का महल बनाइए, मैं कह रहा हूँ डिटेल्स तो मुझे दिखाइए, मुझे अपना आर्किटेक्चर तो दिखे। ये मेरे यहाँ की कहानी है, मेरी धरती की कहानी है, मेरा आर्किटेक्चर ही गायब है। ये आपने क्या, ये क्या है? ये ऐसा लग रहा है सरकार ने काम करवाया है, सरकार इसे फुटपाथ बनवाती है ना, ये वो लग रहा है। लाल किले के आसपास कभी आप घूमने जाइए तो इस तरह के फुटपाथ बने होते हैं वहाँ पे, इस तरह का स्टोन वर्क। ये कब का काम है मुझे बताइए। मतलब मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि अयोध्या का महल जब उस वक्त रहा होगा वो ताजमहल से कम खूबसूरत रहा होगा। और मैं डिज़ाइन की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जिस जो उसमें चीज़ें लगी होंगी। आपने ये क्या फ्लोरिंग है? ये कोई मुझे इसको जस्टिफाई कर दे, ये क्या फ्लोरिंग है? मतलब लोगों के बाथरूम इससे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, उसके फ्लोर से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। ये आपने क्या किया है? मैं टोटली एग्री करता हूँ, अगर क्रिएटिव स्टैंड पॉइंट से देखें तो, क्रिएटिव पॉइंट से देखें तो ये थोड़ा डल सीन है, ये उदासी भरा सीन है। सभासद बैठे हुए हैं, पीछे दोनों रानियां हैं, ये एक माता कैकेयी हैं जो ऑब्वियसली चूंकि वनवास का टाइम है तो थोड़ा दूर खड़ी हैं, उनका इमोशन अलग है। राजा दशरथ है बिना मुकुट के बैठे हुए हैं क्योंकि वो उदास हैं, ठीक। और यहाँ सारे मंत्रीगण बैठे हुए हैं, ये पीछे सिपाही हैं, और ये तीनों भगवान है हमारे, ये जा रहे हैं राजा दशरथ के पास आखिरी विदाई के लिए। बट वो उदासी आप लाइटिंग के थ्रू क्रिएट करिए ना, आपने तो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर ही मार दिया। मतलब ये क्या बोलूँ मैं, बहुत ख़राब फ्लोरिंग है भाई, ये सरकारी काम लग रहा है, सरकार ने फर्श बनवाई है जैसे, भारत सरकार ने। और मैं श्योर हूँ कि ये तो वीएफएक्स नहीं हुआ है, ये तो बनाया बनाया होगा आपने, मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से। हालांकि ये अभी फ्लोर जो आप देख रहे हैं ये वापस आएगा, जहाँ जब दशरथ जी मुकुट पहनाते हैं उस आएगा, और उसमें दिखेगा। अभी जो आपको इतना फीका फीका लग रहा है ना, वहाँ आपको ये दिखेगा कि ये सारा जो इन्होंने नक्काशियाँ की हुई हैं ये एनग्रेव्ड हैं फ्लोर में। पंजाब में लोग ईंटों से इससे अच्छी अच्छी नक्काशियाँ बनवा लेते हैं अपने घरों के सामने, ईंटें ईंटें लगा लगा के इससे ज़्यादा फ्लोर डिज़ाइन कर लेते हैं, और आपने ये किया हुआ है। ये खूबसूरत लगता है सीन, अच्छा है ये सीन, लाइटिंग वाइज, थॉट वाइज अच्छा है, नो डाउट। ये शॉट विजुअली बहुत कमाल है, लेकिन ये मुझे याद दिलाता है बैटमैन का वो सीन है ना जिसमें वो मसाल लेके ऐसे पानी में जा रहा होता है उसकी, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट, बहुत डिफरेंट है, दोनों शॉट्स बहुत डिफरेंट है। ये जस्ट रिमाइंडेड मी ऑफ दैट, आई एम नॉट सेइंग दैट कॉपी है या कुछ भी है, बिल्कुल अलग शॉट्स हैं। उसकी लाइटिंग बहुत अलग है, इसकी अलग है, इसमें 2 लाइटिंग सेटअप है, उसमें आई थिंक रेड था। ये विजुअली बहुत अच्छा है, बस इसमें मुझे एक गड़बड़ लग रही है, और ये इस वजह से मुझे यही लग रहा है बिकॉज
कि जो घोड़ों की मूवमेंट है वो घोड़ों की मूवमेंट नहीं लगती है। आइदर इन्होंने ये किया है कि चैरियट को बनाया, उसके पीछे घोड़े ना लगा के इन्होंने इंसान लगाए हैं जो उसको मूव करे, क्योंकि क्राउड है तो शायद वो घोड़ों के साथ रिस्क नहीं ले सकते थे। कुछ तो है, बट घोड़ों की मूवमेंट नहीं लगती है। इंसानों का मूव करना वो प्रैक्टिकल लगता है। ये इसी की मैं बात कर रहा था, डीनेट। सो पहले डबल नेगेटिव करके था जब इस्टेब्लिश हुआ था लंदन में। अब जब ये प्राइम फोकस के साथ आया तो इसको डीनेक कर दिया गया, उसी डबल नेगेटिव का शॉट। ये शॉट ठीक है, बट यही मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये जो इसके बारे में क्या बोलूँ मैं, बहुत बेहतर कर सकते थे आप लोग, बहुत ज़्यादा बेहतर। बहुत ख़राब प्रोडक्शन डिज़ाइन है, बहुत ज़्यादा ख़राब। मतलब इतना आप गांव के मिस्त्री को बोल दो ना, तो ये जो आप पिलर्स में डिज़ाइन देख रहे हो गांव का मिस्त्री निकाल देगा। कसम से बता रहा हूँ, उसको मोल्डिंग बोलते हैं घर बनाने की भाषा में। इतना घर का मिस्त्री कर देगा। और मैं कॉस्ट्यूम की तारीफ़ कर रहा था, आप कॉस्ट्यूम को देखिए कितनी इंटीग्रेट डिटेल्स हैं इनमें। आपको डिटेलिंग कम भर भर के मिलेगी, भर भर के, है ना। ये कढ़ाई वढ़ाई ये सब आप भी देखेंगे ना तो बहुत कमाल है। ये मैं कह रहा था कि एक सीन यहाँ आता है आपका, दिस महल का, ये सेम लोकेशन है, ये आप वही देख रहे हैं। ये सारे बैठने के राजा का सिंहासन यहाँ पे है, ये वो पीछे का बैकग्राउंड, ये पेंटिंग्स और ये नक्काशी हो रखी है। और यहाँ मैं आपको लगता है कि इसमें भी सनलाइट आ रही है सीधे। ये बहुत सुबह का या कोई तो टाइम मुझे लग रहा है, वो है। और इसमें देखिए आप चमक कितनी अच्छी पता चल रही है। बट फिर ये यहीं यहीं होके रह गई। ये बीच में आपने वही सरकारी पत्थर लगा दिए हैं, है ना, जोधपुरी पत्थर जो आते हैं, लाल पत्थर या जो भी बोलते हैं उसको, ग्रेनाइट वाले, वो सब भर दिए आपने। अब जैसे इनमें आपकी डिटेल्स देखिए, ये आपकी डिटेलिंग है, ये ज्योमेट्रिकल शेप बना के आपने डिटेलिंग की हुई है, बहुत बढ़िया। क्या मतलब सोचिए, हम जब इंडियन आर्किटेक्चर को समझते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसमें पिलर्स हैं, पिलर्स में कितनी बढ़िया नक्काशी हुई होती है। आप अजंता एलोरा जाइए तो वहाँ बहुत सारे पिलर्स में आपको बहुत इंट्रिकेट डिटेल्स में डिज़ाइनिंग मिलेगी। मतलब पत्थर में उन्होंने छेद कर कर डिज़ाइनिंग बनाई हुई है और बहुत कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है। और ये आपने डिज़ाइन किया है, सोचिए उन्होंने पूरा पहाड़ काटा और उसमें इतनी डिटेलिंग कर दी, और ये आप सेट बना रहे हो और आपने उसमें ये डिटेलिंग की है, ऑक्टेंगल डाल देते हैं। अब देखिए आप इन झरोखों का बहुत कमाल इस्तेमाल हो सकता है लाइट वाइट में, कि आप इनके थ्रू सूरज की रोशनी डालिए, आए छन के। ग्रैंड्योर उससे भी पता चलता है, ग्रैंड्योर सिर्फ वाइट शॉट लगा देने से नहीं पता चलता है। ग्रैंड्योर आपकी डिज़ाइनिंग में आता है कि आप चीज़ों को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देखिए ना, ये पत्थर देखिए, ये लाइन है ना, कि मिस्त्री ने थोड़ा लगाने में गड़बड़ कर दी है, बीच में वो वाइट सीमेंट भर देंगे आप तो ठीक हो जाएगा। ये गैप्स वैसे भरे गए हैं, वैसा लग रहा है ये। ब्यूटीफुल शॉट, इमोशन वाइज भी बहुत परफेक्ट है। एंड दिस इज़ द शॉट जहाँ आपको यकीन होता है कि ठीक है, एक्टर्स अच्छा करेंगे, संभाल लेंगे, एंड रणवीर एज एन इंडिविजुअल विल परफॉर्म वेरी वेल। इसमें मैं आपको तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों सीजी लगता है, बहुत ज़्यादा सीजी लगता है। लुकिंग एट दिस पहाड़ पीछे, और ये जो इन्होंने कलाकारी की है ना पहाड़ छुपाने की, ये है सीजी। ये पेड़ वेड़ जिस तरह से बड़े डिज़ाइन में पड़े हुए हैं, ये सब सीजी ही लग रहा है। और ये नदी भी जो है, ये जो रिफ्लेक्शन है साफ बता रही हैं, ये आपका सीजीआई है। और सबसे बड़ा, अगर मान लीजिए पूरा एनवायरनमेंट भी नहीं है तो ये तो है, ये जो आप देख रहे हो ना, जो, सॉरी वो कोई तो साहब बोल रहे हैं, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। मत बोलिए, अच्छा ठीक है बोल लीजिए, ठीक है बोल लिया उन्होंने। सो मैं क्या बोल रहा था, हाँ मैं बात कर रहा था ये अस्थि विसर्जन की। तो ये जो है, अगर आप इस पूरे शॉट को देखेंगे, देर इज़ नो हैंड मूवमेंट। मतलब लोटे में कोई चीज़ है, वो गिरेगी कब, या वो बार बार गिरती रहेगी, कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होगी तब जब आपके हाथ से उसको एक मोशन मिलेगा ना। क्योंकि थोड़ा गिर गई तो आपको थोड़ा और उठाना पड़ेगा ताकि वो और गिरे, ठीक। और खासकर तब जब वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है। लिक्विड के साथ ठीक है चलता है कि आप थोड़ा बहुत भी वो करें तो एक धार बना के चलती रहती है। वो तो राख है, राख को तो आपको और मूवमेंट देनी पड़ेगी, और वो इसमें बिल्कुल नहीं आता। पूरे शॉट को देखेंगे जितनी भी देर, 2 सेकंड के लिए आई थिंक है, कोई मूवमेंट नहीं। लेकिन जब वो आप राख को देखेंगे तो राख बड़े फ्लो से गिर रही है, थोड़ा गिरी फिर और तेज हो गई और गिरती जा रही है। मतलब मुझे नहीं पता, मैं बस ऑप्टिमिस्टिक होना चाह रहा हूँ, क्योंकि आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, कि शायद चूंकि ये बहुत छोटे छोटे ग्लिम्स हैं, शायद जब ये शॉट लगेगा, फिल्म में लगेगा, तो ये प्रॉपर मूवमेंट होगी। ऐसा ड्यून में एक सीन आता है, ड्यून में एक सीन है जहाँ वो ऐसा अगेंस्ट सैंडस्टॉर्म है, वो चल के आ रहे हैं, और उसमें भी मैं ये समझ सकता हूँ हीरोइक मूवमेंट है, शायद भगवान
राम ने जो स्टॉर्म होगा उसको एक दिशा दे दी होगी, है ना। आई थिंक ऐसा यहूदियों के लिटरेचर में, क्रिश्चियन लिटरेचर में है, या पैगंबर या कोई तो होते हैं साहब जो नदी उनको रास्ता नहीं दे रहे तो नदी को दो फाड़ कर देते हैं। लेकिन जब वो जो फोर्स लगती है उस चीज़ को करने में, फोर्स लगे ना, ऐसा तो नहीं है कि भाई दो लोग थे और आप साइड साइड हट के खड़े हो गए। जो फोर्स है वो आप पे भी तो थोड़ा इम्पैक्ट डालेगी ना। तो लाइट या एयर, ये जो चीज़ें होती हैं जो इन्वायरमेंट में मौजूद होती हैं, ये आप पे भी इम्पैक्ट डालती हैं, भले आपके सराउंडिंग में ही क्यों ना हो। यहाँ वो नहीं है, बालों में कोई मूवमेंट नहीं है, कॉस्ट्यूम में कोई मूवमेंट नहीं है। ये ऑब्वियसली ताड़कावध का सीन है, जब आई थिंक महर्षि विश्वामित्र लेके गए थे उनको कि ऋषि मुनि परेशान हो रहे हैं, तो ताड़का मारीच और ये सब मारीच चले जाते हैं जो बाद में हिरन बन के आते हैं, ताड़का का वहाँ वध हो जाता है। तो ये उसका सीन है। कोरियोग्राफी, आप एक्शन कोरियोग्राफी पर नज़र डालेंगे तो आपको अच्छी लगेगी। जो दो तीन सीन हमें दिखाए गए हैं वो अच्छी लगती है। तो ये वाला सीन अच्छा है। ऑब्वियसली इसमें ताड़का बहुत क्लियर नहीं है, मुझे लग रहा है ये काम कर जाएगा, मेरे ख्याल से कर जाएगा। अब चूंकि ऐसा बहुत ग्लिम्स में है ना, तो ये हमें ऐसा लग रहा है, बट ये वर्क कर जाएगा। मैं इसको बहुत क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, मेरे लिए इसका जस्ट ये गेम का इम्पैक्ट देता है आपको। गेम में इस तरह का आर्किटेक्चर आप देखते हैं, है ना। ये ऑलरेडी मतलब अगर आप अनरियल इंजन पे जाएँ तो इस तरह के पिलर्स आपको मिल जाएंगे जिसमें काई लगी होगी और ये सब होगा। मतलब ऐसे आप अनरियल इंजन में जाएँ, एसेट उठाएँ और रख के बस आप बना दें, ये हो जाएगा। जब ये तोड़ के आती है ना, तो मुझे बेसिकली आई थिंक कौन सा तो सीन है जिसमें वो हल्क और अपनी कौन सी होती है ये स्कारलेट जॉनसन, कौन सा किरदार निभाती है, ब्लैक विडो, आई गेस। तो ब्लैक विडो दौड़ रही है, पीछे हल्क दौड़ रहा है और वो चीज़ें टूट रही हैं क्योंकि हल्क काफ़ी बड़ा है। तो मुझे वैसा सीन याद आ गया। म्यूज़िक की भी बात कर लेते लगे, हाँ, तो थ्रू आउट म्यूज़िक बहुत अच्छा है, म्यूज़िक बहुत कमाल है। एज अ फिल्म मेकर मैं बहुत इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स पसंद करता हूँ यूज़ करना, तबला, सितार, तो आई लव्ड, मतलब है म्यूज़िक कमाल है। तबला या नगाड़ा कुछ तो बज रहा है, लाइक अपना ही परकशन है हमारे यहाँ का, ड्रम वम है, वो सब। अब ये किसने सोचा कि हम ऐसा फ्रेम करें, मतलब ब्लॉकिंग वाइज इट्स ठीक है। मतलब जब आप फ्रेम के हिसाब से देखोगे तो जितने लोग इसमें दिखने चाहिए थे ब्लॉकिंग वाइज बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सबका चेहरा दिख रहा है। ये जो तीनों भाई हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, वो राजा दशरथ, भगवान राम, सब दिख रहे हैं, ठीक। और ये सीन जो है वो भी मुझे जो लग रहा है, ऑब्वियसली वाल्मीकि रामायण में जिक्र आता है, वो ये है कि परशुराम से जो मुलाकात होती है भगवान राम की, भगवान परशुराम से, वो स्वयंवर में नहीं होती है, वो स्वयंवर के बाद होती है। क्योंकि जब पता चलता है धनुष टूट गया है तो परशुराम भगवान आते हैं राजा दशरथ के पास, दशरथ कह रहा हूँ सॉरी, राजा जनक के पास, कि भाई किसने तोड़ा। तो जनक ने बताया कि ऐसा ऐसा है। तो फिर वो निकलते हैं वहाँ से और फिर रास्ते में भगवान राम को मिलते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि ठीक है, ये तो मेरे ही अंश हैं या मेरा ही अवतार है। तो फिर वो मामला शांत हो जाता है। तो ये वो है मोमेंट। और इसमें फिर 2 शॉट लगे हुए हैं, मैं आपको अगर बताऊं तो, अगर आप इसको ध्यान से देखें, ठीक, तो ये एक पर्टिकुलर मूवमेंट का शॉट है। क्योंकि अगर आप इसमें ब्लॉकिंग देखेंगे तो दिस पर्सन इज जस्ट राइट बिहाइंड, आई थिंक ये शत्रुघ्न या भरत हो सकता है, आई थिंक शत्रुघ्न है, भरत ये हो सकते हैं, ठीक। ये राजा दशरथ के पीछे खड़े हैं, राइट, एंड ही इज रेडी टू जस्ट कि तलवार भी निकाल लेंगे। और अभी अगर आप देखोगे मूवमेंट, तो मूवमेंट बिल्कुल चेंज है। ये यहाँ खड़े हैं, ब्लॉकिंग पूरी तरह से बदल चुकी है, अभी भी वो ब्लॉकिंग यहाँ पे है। जबकि सबसे पहले जो शॉट लगे उसमें 4 शॉट लगे हुए हैं, ये चौथा शॉट है। तो जो 3 शॉट हैं वो एक कंटिन्यूटी के हैं, एक शॉट जो सबसे पहला शॉट था वो दूसरी कंटिन्यूटी का है। तो हुआ ये है, ये जो फरसा उड़ते हुए आया ये, और फिर इनका पकड़ना, ये सिंगल है, इन्होंने कैच कर लिया। लाइक है ना कि वो आया, तो जैसे थॉर का जो हैमर होता है, वो आया और पकड़ा आपने, वो फुल फोर्स के साथ, और तब घुमाया नहीं गया है, तब कर होल्ड किया गया है, ठीक। उसके बाद संवाद हुआ होगा भगवान परशुराम और भगवान राम के बीच में, फिर एक एक्शन आया होगा कहीं जिसमें वो फरसे को घुमाया गया होगा। तो ये वो अब ये मूवमेंट शुरू हुई है ना, जहाँ थोड़ा हीटिंग हुई होगी कन्वर्सेशन में। और तब वो जो पीछे शत्रुघ्न जी हैं वो राजा दशरथ के बगल में आ जाते हैं, उनका हाथ जो है वो तलवार पे ही है। अगर आपको याद हो, जो इन्होंने सबसे पहले ग्लिम्स दिखाया था भगवान राम ऐसे पेड़ पे ऐसे जाते हुए, फिर बहुत पास ऐसे है ना, एकदम होठों के पास से तीर मारते हैं, वो और ये शॉट मुझे सेम जगह का लग रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली हिरन ने परेशान तो किया होगा, मारीच ने बहुत परेशान किया होगा, और उन्होंने जंगल जंगल घूम घूम के, मतलब ऐसा पेड़ पेड़ जगह जगह जाके निशाना लगाया होगा, मिस हुआ होगा, लगाया होगा, मिस हुआ होगा। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं जिस पर बवाल हो सकता है, वो ये है कि जो मुझे लग रहा है कि इन्होंने भगवान राम को जनेऊधारी नहीं दिखाया है, जबकि भगवान राम जनेऊधारी थे, ये टेक्स्ट में मेंशन है और इन्होंने नहीं दिखाया है। अगर आप रामानंद सागर जी का रामायण देखेंगे तो उसमें है। चेंज क्या हुआ है कि इन्होंने जो ये
अंगोछा है, जो भी बोल लीजिए, जो पहनाया है वो लेफ्ट टू राइट पहनाया है। जनेऊ भी लेफ्ट टू राइट पहनी जाती है। तो चांसेस ये हैं कि वो भी ढका हुआ है, किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ठीक। आप रमन सागर जी वाला जब देखें तो उसमें अरुण गोयल साहब ने उनको जो पहनाया गया है ये अंगोछा, वो राइट टू लेफ्ट है, और उनके जो जनेऊ है वो लेफ्ट टू राइट है, वो आपको बकायदा दिखता है। इसमें बस ये अभी तक सेफ है क्योंकि इन्होंने इसको लेफ्ट टू राइट पहनाया हुआ है अंगोछे को, और अगर जनेऊ है तो उसके पीछे ढकी हुई होगी। बट मुझे लग रहा है कि इन्होंने उस पे काम नहीं किया है, शायद, मुझे डर है, क्योंकि मैंने सारे फ्रेम्स देखे जो बनवासी इसमें हैं अटायर में, मिसिंग लगा मुझे। बाकी वैसे कॉस्ट्यूम इज परफेक्ट, एंड द वे द डिज़ाइन दे हैव, इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स लाइक दिस। तो ये सब थोड़े इंट्रिकेट डिटेल्स हैं। आप धनुष को भी देखोगे तो ये काफ़ी डिटेल वर्क है, नॉट टू मच नॉट टू लेस। स्वर्ण मृग तो नहीं लग रहा है। ये हो सकता है जंगल में जैसे होता है ना, आप कुछ कर रहे हो जंगल में, किसी और से लड़ाई हो रही है, किसी और जानवर का रिएक्शन आ गया, मुझे लगा दे हैव प्लेड विद अस, क्योंकि बहुत ऐसा जानवर वाला ही रिएक्शन है, इट्स नॉट ए मारीच वाला रिएक्शन। तो मतलब वो कुछ कर रहा था, उसने देखा तो डर गया जानवर, बस इतना हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है दे हैवंट रिवील्ड मारीच वाला स्वर्ण मृग, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये शॉट नेक्स्ट आपका जो कट लगेगा वो वनवासी अटायर में था, पीछे भी और आगे भी, बट ये वनवासी अटायर में नहीं है। ये भगवान राम आई थिंक जब अयोध्या में थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, तब का है ये। और अगेन वही सन के अगेंस्ट पे है, जो सूर्यवंशी होने का है। बट बहुत टू मच ऑफ अ क्रिएटिव लिबर्टी लेके बनाया गया है ये। क्योंकि अगर आप इसमें अटायर देखोगे तो यहाँ बाल पीछे बधे हुए हैं, यहाँ नहीं बधे हुए हैं। एंड देन यहाँ हाथ पे इनके जो कुछ अटायर्स हैं, और पैर को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कड़ा है, प्रॉपर फुटवियर है पैर में। तो इट्स नॉट वनवासी वाला। एंड दिस वन ऑब्वियसली भगवान जटायु हैं, उनकी चिता जल रही है, जिनका दाह संस्कार खुद भगवान राम ने किया था। परफेक्शंस, जहाँ जहाँ ह्यूमन इमोशंस है ना, जहाँ जहाँ ह्यूमन मोशन है, मोशन मतलब गति, कि सर हिल रहा है, आँख हिल रही है, कुछ हो रहा है, परफेक्ट है। जहाँ इमोशन शो किया गया है, तो मोशन एंड इमोशन जहाँ पे है बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। इस सीन में बस मुझे एक चीज़ ख़राब लगती है मुझे, और ये मेरा बहुत पर्सनल व्यू है, क्योंकि मैं बिल्कुल एक डायरेक्टर विजन से आपको बता रहा हूँ ये चीज़। अगर मैं ये सीन को क्राफ्ट कर रहा होता तो मैं कभी भी लक्ष्मण जी और सीता जी को सेम लाइन पे नहीं रखता, और बिठाता तो बिल्कुल नहीं। और मैं बिल्कुल उस सेंस में नहीं कह रहा कि इट्स एनी वे डेरोगेटरी और ऑब्सीन और इन वॉट एवर वे, नहीं है सर। डिसरिस्पेक्टिंग भी नहीं है, ये अपमानित भी नहीं करता है, बस मैं नहीं करता, क्योंकि मेरे विजुअल में कभी भी वो दोनों मुझे साथ बैठते नज़र नहीं आते। क्योंकि मैं जिस तरह से भगवान लक्ष्मण की मर्यादा को समझता हूँ, नहीं होते। मैं बेंच बदल देता, शायद माता सीता फोरग्राउंड में होती और भगवान लक्ष्मण पीछे होते, वो कहीं और देख रहे होते, मैं ये ब्लॉकिंग कर देता, मैं सेम लाइन पे कभी नहीं बिठाता, मैं खड़ा कर देता भगवान लक्ष्मण को। और वैसे भी अगर देखो तो अगर भगवान राम खड़े हैं तो लक्ष्मण का बैठना बनता ही नहीं है, जो किरदार है लक्ष्मण का। तब मुझे बस यही एक चीज़ खटकी, अदर लाइट वाइज इट्स परफेक्ट। रणवीर कपूर का जो इमोशन है वो बहुत परफेक्ट है, लाइक एवरीथिंग इज सो परफेक्ट इन टू दिस। ये जो इन्होंने सेट डिज़ाइनिंग में डिटेल नहीं की है, आप देखिए इसमें कितनी डिटेल मारी है इन्होंने रामायणा में। और ये नमित मल्होत्रा साहब, अच्छी बात यह है कि नितेश तिवारी रामायणा नहीं है, नमित मल्होत्रा रामायणा है। मैं आपको फिल्म में बताऊं, जब ये सब टैगलाइन डाली जाती है ना ऊपर कि रोहित शेट्टी फिल्म और एस राजामौली फिल्म और राजकुमार हिरानी फिल्म और संजय लीला बंसाली फिल्म और नमित मल्होत्रा रामायणा, ये सिर्फ ना नाम के लिए नहीं होता है। व्हेन यू पुट सम योर नेम इनटू दिस, जैसे मैं अपनी फिल्म में, आप मेरे पेज पे जाएंगे तो अभी जो जिस पे मैं काम कर रहा हूँ अपनी फीचर फिल्म पे, तो उस पर लिखा हुआ है टाइटल के ठीक नीचे कि एंड अभिषेक दुबे क्रिएशन। तो जब हम लोग टाइटल डालते हैं एज अ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, फिर वो सिर्फ टाइटल इसलिए नहीं होता क्योंकि हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि मेरी फिल्म है, फिर हम ये भी कह रहे होते हैं कि नाउ एनीथिंग विच विल गो रॉन्ग विद दिस, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मुझे जूते मारो, फिर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके कंधे पे। तो बेसिकली नमित मल्होत्रा ये खुलेआम अनाउंस कर रहे हैं कि भाई इसके साथ जो अच्छा होगा मैं, जो बुरा होगा मैं। तो तारीफ हो या गाली हो, फूल हो या जूते हो, मुझे दो। तो एक फिल्म मेकर के तौर पे आप जब अपना नाम लिखते हैं तो ये अनाउंस कर रहे होते हैं आप, जिन्होंने भी कॉस्ट्यूम एंड आर्ट पे काम किया है। बहुत कमाल काम किया आप लोगों ने। शुरू में शायद आपको बता रहा था ना कि जो लड़ाई, पता नहीं मैंने बताया कि नहीं बताया आपको, कि फिल्म जो शुरू होगी वो इंद्रलोक से शुरू होगी। जो मुझे लगता है कि रावण चूँकि कई सालों से तपस्या कर रहा था, तो फिर जब भगवान ब्रह्मा से उन्हें वरदान मिल गया, तब वो पहले कुबेर के पास जाते हैं। और कुबेर की जो स्टोरी है वो वैसी है कि लंका,
आपको पता होगा कि लंका कुबेर से ली थी उन्होंने, लंका और पुष्पक विमान दोनों, और लंका हमेशा से सोने की थी। लेकिन थोड़ा आपको और पीछे जाना पड़ेगा, लंका हमेशा से कुबेर के पास नहीं थी। तो बेसिकली सोमाली एक राक्षस राज थे, उन्होंने लंका बसाई थी। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा को कहा था कि आप मेरे लिए बढ़िया सा बनाइए राजधानी, तो उन्होंने लंका बनाई, सोने की बनाई पूरी, ठीक। और सोमाली वहाँ राज कर रहे थे। फिर क्या हुआ कि सोमाली, माली और एक और माल्यवान, ऐसे 3 भाई थे। तो इनको लगा कि अच्छा अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ये ले इसको मार दिया, वो ले उसको मार दिया। तो ऐसा मारापीटी करने लगे। तो जब बहुत ज़्यादा मारापीटी करने लगे तो लोग परेशान हो गए। तो फिर ये हुआ कि लोग गए भगवान विष्णु के पास, अल्टीमेटली सब उन्हीं के पास जाते हैं कि देखो देखो गड़बड़ हो रही है। तो भगवान विष्णु का यार फिर आगे तुम लोग, चलो कोई नहीं, देखता हूँ मैं। तो भगवान विष्णु फिर गए, तो उन्होंने पिट्टू पिट्टू कर दी सबकी। तो उस पिट्टू पिट्टू में थोड़ा माली को ज़्यादा मार दिया, तो माली मर गया बेचारा। तो सोमाली को लगा कि यार मैं भी कहीं मर ना जाऊँ, ये मेरे को भी पिट्टू पिट्टू कर देंगे, मैं भी मर जाऊँगा। तो जो सोमाली थे वो भाग आए। भाग के कहाँ गए वो? पाताल लोक में। पाताल लोक में रहने लगे। और फिर वहाँ उन्होंने अपनी बेटी को, जो कि बहुत खूबसूरत रही होंगी, कैकसी, कैकसी को कहा कि बेटा देखो ऐसा है, मैं ना अभी भी बदले की आग में जल रहा हूँ, ठीक, मैं राक्षसों का हम जाऊँ। तो अ, एक काम करो, महर्षि विश्वा जो हैं, महर्षि थे, ऋषि थे, उसके लिए माफ़ करिएगा। तो मैं भी फिलहाल ऋषि कह रहा हूँ, महर्षि होंगे तो प्रणाम। तो ऋषि विश्वा के पास जाओ और उन शादी का प्रस्ताव रखो। मैं चाहता हूँ तुम उससे शादी करो ताकि तुम्हारी जो संतान हो, जो राक्षस कुल को आगे बढ़ाए, उस वो मतलब उसमें हर तरह का ज्ञान हो, ठीक। तो कैकसी गई उनके पास। तो कहानी ये कहती है कि कैकसी जब उनके पास गई, विश्वा जी के पास, तो शाम का वक्त था। उन्होंने कहा कि देखो गलत टाइम पे आए हो, अब ऐसे में मैं तुमसे शादी कर लूँ, फिर जो हमारी जो संतानें होंगी वो बड़ी दुष्ट होंगी। तो कैकसी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इसलिए तो मैं नहीं आई थी कि दुष्ट ही पैदा हूँ, है ना। मेरे पिताजी ने तो ये नहीं कहा कि तुम्हें दुष्ट पैदा करना है, दुष्ट तो मैं फिर राक्षस से भी शादी करके पैदा कर लेती। तो फिर विश्वा ने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, जो तीसरा वाला होगा या कोई एक जो होगा वो बढ़िया निकलेगा। तो फिर हुआ यही कि रावण, कुंभकर्ण एंड विभीषण, और साथ में शूर्पणखा। तो जो विभीषण थे वो बिल्कुल विपरीत निकले, बाकी जो 3 लोग थे उन पे वो जो शाम का जो असर था वो रह गया। तो ये हुआ। तो अल्टीमेटली अब वो पैदा हुए, विश्वा जी अपने ध्यान तप में लीन हो गए, कैकसी वापस अपनी पिताजी के पास आ गई, पापा पापा हो गया काम। तो फिर यहाँ पालन पोषण होना शुरू हुआ रावण उन सब का। लेकिन सोमाली जो था वो अभी भी वो हमजा था। तो उसके दिमाग में बदले की भावना थी कि लंका मेरी है, मेरे को पिट्टू पिट्टू करके निकाला तुम लोगों ने, मैं लेकर रहूँगा, ठीक। तो फिर उसने रावण को तैयार किया कि देखो ऐसा है, बचपन से वीर वीर हो गए हो, जाओ ब्रह्मा जी की उपासना करो और उनसे वरदान मांगो अमरता का। तो अमरता का तो वैसे भी नहीं मिल सकता था, बट यही हुआ कि भाई कोई ना मार पाए, तो कोई तो मारेगा। ब्रह्मा जी ने बोला तो अच्छा ठीक है, एक काम करिए, कोई इंसान से मरवा दीजिए। तो और चूंकि मैं इतना पराक्रमी इंसान, तो क्या ही उखाड़ लेगा मेरा। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो ठीक है, नादान बालक, तुम्हें क्या पता, कुछ ना कुछ तो हम लोग कर ही लेंगे। ये जब उसको वरदान मिल गया तो अहंकार आ गया, उसने कहा अब तो मैं दुनिया की मतलब ठीक है। तो उसके बाद वो कुबेर के पास जाते हैं और सबसे पहले लंका पे ही अटैक होता है कि अच्छा अब तो मैं बाहुबली हो गया हूँ, तब तो मैं सबसे पहले लंका लूँगा, क्योंकि मेरा नाना जी ने कहा, हमेशा सपना था कि लंका चाहिए, लंका। तो फिर ये लंका जाते हैं। अब उस वक्त लंका किसकी थी? जब सोमाली को भगाया गया उसके बाद लंका कई टाइम तक वीरान पड़ी हुई थी। और फिर एंट्री होती है कुबेर की। अब कुबेर को चचेरा भाई माना जाता है रावण का। कैसे? तो विश्वा जी की 2 पत्नियां मानी जाती हैं। तो जो पहली पत्नी थी, इडविला या इडबिड़ा ऐसा कुछ नाम था, माफ़ करिएगा अगर मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, तो बट इडबिड़ा ऐसा कुछ नाम था उनका, ठीक, जो कि अपने आप में ऋषि पुत्री थी। आई थिंक भरद्वाज मुनि की पुत्री थी वो, और उनसे कुबेर पैदा हुए। तो ऑब्वियस सी बात है, वो चूंकि दोनों ही मुनि मुनि थे तो उनमें वो ज्ञान व्यान सब था। तो फिर कुबेर को विश्वा जी ने कहा कि जाके ब्रह्मा जी की उपासना करो। तो मतलब जो भी होता था ब्रह्मा जी की उपासना करने लगता था। तो वो भी गए ब्रह्मा जी की उपासना करने लगे। तो ब्रह्मा जी खुश हुए। तो उन्होंने खुश होकर उनको कहा कि यार देखो, मैं तुम्हें दिक्पाल बना देता हूँ, उत्तर दिशा का दिक्पाल बन जाओ, मतलब गार्ड, और साथ में तुम्हें मैं जो धन है उसका देवता बना देता हूँ। तो आज से तुम सिर्फ एक ऋषि या पुत्र नहीं रहे, नॉर्मल इंसान नहीं रहे, आज से तुम देवता हो गए। तो कुबेर जी देवता हो गए, उनके हाथ में आया धन जो है उसका मालिकाना हक, कि आज से वो सब देखेंगे। और फिर उन्होंने गिफ्ट किया उनको पुष्पक विमान विश्वकर्मा जी से बनवा के। और फिर ये हुआ कि लंका के लिए मतलब आई थिंक विश्वा जी ने कहा कि अच्छा अब रहने का ठिकाना भी ढूंढ लो, क्योंकि अब तो तुम देवता वेवता हो गए हो, तो कहीं तो रहना पड़ेगा ना, तो अपनी कोई राजधानी बनाओ। तो फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, उधर वो लंका खाली पड़ी हुई है, जाओ रह लो वहाँ पे।
तो वो लंका चले आया। तो अब लंका और पुष्पक विमान दोनों कुबेर के पास थे, जो कि चचेरे भाई हैं, मतलब रावण के पिता की दूर पहली बीवी से। तो अब जब रावण जब उसको आशीर्वाद मिल गया तो उसने सबसे पहले लंका ही हथियाई। वो गया कुबेर से कहा कि देखो ऐसा ऐसा है, भागो यहाँ से, लंका मेरी। तो कुबेर ने कहा ऐसे कैसे यार, तमीज़ से बात करो मेरे से। तो रावण का तमीज़, और फिर पिट्टू पिट्टू कर दी कुबेर की, सब तोड़ फाड़ दिया। अब जो इतनी कहानी मैंने आपको बताई है, मुझे लग रहा है कि ये वही है, दिस इज़ लंका, क्योंकि यहाँ तोड़ाफाड़ी हुई है अगर आप इसको देखेंगे। ठीक, तो ये गड़बड़ी हुई है और ये रावण पुष्पक विमान में चढ़ रहा है। मैं गलत हो सकता हूँ, जाहिर सी बात है, कहीं और का भी सीन हो सकता है। ये हो सकता है कि उसके बाद जब वो इंद्र लोग पे अटैक किया हो तब का हो, बट मुझे चूंकि माउंटेन्स वगैरह नहीं दिख रहे तो मैं श्योर नहीं कोई वो तब का होगा। ठीक, और दूसरा हो सकता है कि लड़ाई का सीन हो, कि जब लड़ाई वड़ाई पर लंका के महल पे कौन ही अटैक करेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये वही कुबेर वाला सीन हो सकता है। हालांकि इसमें सोने का एलिमेंट तो नहीं दिख रहा, बट स्टिल आई एम होपफुल कि ये वही हो। एंड ऑब्वियसली जिसकी सब तारीफ़ कर रहे हैं, करनी भी चाहिए, पुष्पक विमान इज़ फ्लॉलेस, कमाल का है। इसमें यहाँ पर रावण को भी देखेंगे तो ये रैंप वॉक कर रहा है यहाँ पे, बढ़िया सा। हालांकि ये मुझे सीताहरण के टाइम का सीन लग रहा है, लेकिन सीताहरण से पहले का लग रहा है, जब वो वाटिका की तरफ जाते हैं, अशोक वाटिका की तरफ, क्योंकि मुझे जंगल वंगल दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये शायद उधर जा रहा है और रावण फिर निकलता है देखने के लिए, तो ये मुझे तब का सीन लग रहा है। तो इंडिया में आईमैक्स है नहीं, आई थिंक एक जगह है, शायद गुजरात में कहीं है, अहमदाबाद में, वो भी कोई म्यूज़ियम है, वहाँ पे है केवल। और उस पर भी फिल्में नहीं चलती हैं, चूँकि म्यूज़ियम है तो वहाँ वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री चलती हैं। अदरवाइज़ इंडिया में कहीं भी आईमैक्स नहीं है। अगर इंडिया में वो लगेगी तो बहुत रेयर है, क्योंकि डिमांड एक तो अभी तक नहीं आई है। पहले तो फिल्में बने ना आईमैक्स पे, तब तो कोई अपना पैसा लगाए, करोड़ लगाए उस स्क्रीन के लिए, उस प्रोजेक्टर के लिए, जो आईमैक्स पे आईमैक्स के साथ थोड़ा जस्टिस कर सके। आईमैक्स की जो स्क्रीन होती है लगभग आप समझिए 3 फ्लोर के बराबर होती है। आप 30 फुट के आसपास मान लीजिए, तो अगर आप 10 फुट की भी एक फ्लोर का हाइट लें तो 30 फुट से तो ऊपर ही होती है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि इवन जो सीटिंग ऐसे जाती है, वर्टिकल सीटिंग, तो आज कोई भी थिएटर में आप बैठो तो अल्टीमेटली जो एकदम लास्ट वाली सीट होती है, जो रिक्लाइनर सीट होती है, लगभग लगभग स्क्रीन के बराबर आ जाती है। स्क्रीन का जो एज होता है वो आपसे बस फिर 3-4 फीट ऊपर आता है। आईमैक्स में ऐसा नहीं होता। आईमैक्स में जब आप कभी जाओगे, चूँकि इंडिया में नहीं है तो मैं भी नहीं गया हूँ कभी, बट अगर आप आईमैक्स का कोई भी वो देख लो, थिएटर का फुटेज जहाँ लोग देख रहे हैं बैठ कर, तो स्क्रीन आपसे भी बहुत ऊपर होती है, 2 फ्लोर ऊपर होगी स्क्रीन आपसे। तो आईमैक्स का होता है वो 30 से 50 फीट उससे भी ऊपर की स्क्रीन होती है उसकी। तो यहाँ नहीं है, जो है वो उनको लाईमैक्स बोलते हैं, यानी झूठा आईमैक्स। तो बट स्टिल कुछ बड़ी स्क्रीन पे देखने का तो मज़ा है ही, नॉर्मल स्क्रीन से तो बेहतर ही। तो ये था मेरा रिव्यू। आई डोंट नो यार, देखो बहुत लंबा बनाया मैंने, मैं इसको एडिट वेट करके देखूंगा कि कैसे बन के निकल के आता है। मैंने पहली बार ये कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आया हो, आई होप आप बोर ना हुए हों। थोड़ा तेज़ बोलने की कोशिश की है मैंने, तेज़ मतलब फटाफट फटाफट। तो ये है, अगर आपको लगता है मैंने बहुत ख़राब किया है तो भी कमेंट सेक्शन ऑन है, आप बोल सकते हैं कि बहुत ख़राब किया है, बिल्कुल नमित मल्होत्रा की तरह, या आप कह सकते हैं कि नहीं ठीक ठाक किया है, यू विल डू गुड, आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। तो जो करना है करिए, हाँ यही है। बट अगर हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं फ़िल्मों के बारे में और बात करूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैं बात करूँ, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और फिल्म के बारे में बात करूँ तो वो भी आप मुझे बता देंगे। मैं आई वुड लव टू टॉक अबाउट फिल्म्स। सो यही है, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।